अब बात करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ सीड के बारे में। आप जानते हैं एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन वाटर से इंडिपेंडेंट होता है। एंजियोस्पर्म को पॉलिनेशन करना है तो वाटर की रिक्वायरमेंट यूजुअली नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन करना है तो भी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, साइफोनोगेमी होती है, हमने पढ़ा है। लेकिन यदि हम ब्रायोफाइट एडोफाइट की बात करें तो उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड नहीं होता। उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें सिर्फ कुछ ही एरियाज में देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म को अपने आप को वर्ल्ड में एस्टेब्लिश करना था, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड करना था, तो इसने क्या किया, सीड को फॉर्म किया। इसलिए एंजियोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन के प्रोसेस को मोर रिलायबल प्रोसेस माना गया, डिपेंडेबल प्रोसेस माना गया, तो इन्हें वर्ल्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश करना था। तो इसलिए हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस मोर रिलायबल प्रोसेस है, मीन्स डिपेंडेबल प्रोसेस है। यहाँ डिपेंडेबल का मीनिंग डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेबल का मीनिंग रिलायबल है। सेकंड पॉइंट, सीड को अपने आप को सब जगह डिस्पर्स करना है। तो सीड ने क्या किया, अपने आप को एडेप्ट किया। कुछ सीड के अंदर फाइबर डेवलप हो जाते हैं। आप देखते हैं कई घरों में कैलोटोपिस के सीड उड़ते हुए आ जाते हैं, तो उड़ता हुआ सीड आ रहा है मीन्स अपने आप को डिस्पर्स कर रहा है। जेंथियम के सीड में हुक डेवलप हो गए। एनिमल्स जंगल में चरने जा रहे हैं तो उनके बालों के साथ जेंथियम के सीड चिपक के आ जाते हैं। तो सीड ने अपने आप को डिस्पर्स करने के लिए स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली ताकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड हो सके। सीड के अंदर नरिशमेंट प्रेजेंट है। जब भी नया सीडलिंग बनता है, नया सीडलिंग जानते हैं आप, जो छोटा सा नया प्लांट बना जो सीड का चिपका हुआ है उसे सीडलिंग बोलेंगे। उसे नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, सीड प्रोवाइड कर रहा है। सीड के अंदर 2 कॉटन के अंदर फूड भरा हुआ है, वो फूड उसे प्रोवाइड कर रहा है। एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्म का थ्रू फूड उसको दे रहा है। तो सीडलिंग को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। सीड में सीड कोड हार्ड होता है। हमारे घर में सफेद चना, काला चना आता, राजमा, फ्रेंचबीन आता है, आप देते हैं सीड कोड हार्ड है। अब सीड कोड हार्ड है तो उसके अंदर यंग एम्ब्रियो, छोटा सा नया सा एम्ब्रियो है, उसे प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, हार्ड सीड कोड प्रोवाइड कर रहा है, तो प्रोटेक्शन भी दे रहा है साहब। और आप ये भी जानते हैं सीड का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो नए जीन आएंगे, नए जीन आएंगे तो वेरिएशन डेवलप होगा, नए स्पीसीज के डेवलप होने के चांसेस यहाँ पर होते हैं यदि सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए सीड के फॉर्मेशन के इतने सारे एडवांटेज माने गए हैं। अब आते हैं हम मेज के ग्रेन पर। मेज के ग्रेन को फ्रूट माना गया है। फ्रूट क्यों मान लिया गया, अब आउटर साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने फ्रूट बॉल या पेरिकार्प को शो कर रखा है। ये फ्रूट बॉल सीड कोड के साथ में फ्यूज होकर एक जॉइंट सरफेस बनाती है। आउटर साइड में फ्रूट बॉल है, पेरिकार्प है, इसलिए इसे फ्रूट मान लिया गया, ध्यान रहे। और ऐसा फ्रूट जिसमें फ्रूट बॉल एंड सीड कोड फ्यूज होकर जॉइंट सरफेस बनाते हैं और फ्रूट को कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट माना जाता है। तो मेज का जो ग्रेन है, जो मक्का का दाना आप देखते हैं, वो सिंगल सीड वाला फ्रूट है, ध्यान रहे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्रेन ऑफ मेज रिप्रेजेंट्स, तो आपका आंसर जाएगा फ्रूट है, सिंगल सीड वाला फ्रूट है, ध्यान रहे। आउटर साइड में आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, दिस लेयर इज नोन एज एलोरोन लेयर। इस लेयर में प्रोटीन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एलोरोन पार्टिकल होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, तो लेयर को प्रोटीन लेयर कह दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन इस लेयर में एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है और वो एंजाइम स्टार्च एंडोस्पर्म को डिग्रेड करने का काम करता है। एलोरोन लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर है तो ऑब्वियसली बात है प्लॉइडी लेवल 3n होगा, नहीं होगा, ट्रिप्लॉइड होगी, ध्यान रहे। एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर है एलोरोन लेयर, ध्यान रहे। मेज के अंदर, मक्का के अंदर इतना बड़ा बल्कि एंडोस्पर्म आपको दिखाई दे रहा है और ये एंडोस्पर्म स्टार्ची एंडोस्पर्म है, इसमें स्टार्च भरा हुआ, ध्यान रहे। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है, स्टार्ची एंडोस्पर्म है। अब लोअर साइड में आते हैं। ये पूरा लोअर साइड का पोर्शन ये एम्ब्रियो का पोर्शन है। सिंगल कॉटन आप देख रहे हैं। ग्रास फैमिली में से हम क्या बोलेंगे, स्कूटेलम बोलेंगे। प्लॉइडी लेवल 2n होगा, नहीं होगा, एम्ब्रियो का पार्ट है। प्ल्यूमुल रेडिकल है, प्ल्यूमुल पे कैप लाइक कवरिंग कोलियोप्टाइल है, रेडिकल पे कैप लाइक कवरिंग कोलियोराइजा है, एम्ब्रियो का पार्ट है। सबका प्लॉइड लेवल क्या है, 2n है, डिप्लॉइड है। लोअर साइड में एम्ब्रियो, अपर साइड में एंडोस्पर्म,
एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एलेरोन लेयर है, और उसके आउटर साइड में सीड कोट है जो कि फ्यूज हो चुका है फ्रूट बॉल के साथ में, इसलिए मैच ग्रेन को फ्रूट माना जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सीड जर्मिनेशन के बारे में। एपिजियल एंड हाइपोजियल पहले टर्म समझेंगे। एपी मीन्स होता है अपर, हाइपो मीन्स लोअर। जैसे आप पढ़ते हैं एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस, अपर साइड में एपिडर्मिस से, लोअर साइड में हाइपोडर्मिस से, ऐसी ये टर्म है ये एपी हाइपो। सीड को जमीन में बोया, सो करने के बाद, बोने के बाद सीड सोइल के बाहर आ गया, अपर साइड में आ गया, इट मीन जर्मिनेशन का टाइप कौन सा? एपिजियल है। सीड सोइल के अंदर ही रह गया, लोअर साइड में रह गया, तो बोलेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन है। एपी मीन्स अपर, हाइपो मीन्स लोअर। दोनों टर्म क्लियर हैं? अब आते हैं एपिजियल जर्मिनेशन होता कैसे। कैप्सुला की बात करें, कैस्टर की बात करें, बीन की बात करें, टैमरिंड की बात करें, तो इन प्लांट में जब सीड को सोइल में बोते हैं, सीड कोई सा भी हो, जर्मिनेशन के टाइम सबसे पहले रेडिकल निकल के बाहर आता है। अब सब रेडिकल निकल के बाहर आया, हाइपोकोटाइल हमें दिखने लगा है, यहाँ पे हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन स्टार्ट हो गया है। इन सीड में हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन होना देख पा रहे हैं आप? रेडिकल ने रूट बनाना स्टार्ट कर दिया है, इसने अपने आप को सोइल में फिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। हाइपोकोटाइल का कंटिन्यूसली इलोंगेशन चल रहा है, तो धीरे धीरे करके सीड सोइल के बाहर आ जाता है। सीड सोइल के बाहर आने पर दोनों कॉटन ओपन हो गए हैं। हम देखते हैं इमली के अंदर, टैमरिंड के अंदर दोनों कॉटन ग्रीन कलर के हो जाते हैं। अब सब प्लूमूल निकल के बाहर आया है और प्लूमूल से शूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन ज़्यादा हो रहा है, एपिकोटाइल का इलोंगेशन कम हो रहा है। तो हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन ज़्यादा होने की वजह से उसने सीड को पुश किया और सीड सोइल के बाहर आ गया। तो याद रहे, एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन ज़्यादा होता है। अब आते हम हाइपोजियल जर्मिनेशन पे। मेज, राइस, वीट वगैरह में हाइपोजियल जर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं सीड का जर्मिनेशन हुआ, सबसे पहले कौन बाहर आया? रेडिकल बाहर आया है। अब इसी बीच में प्लूमूल निकल के बाहर आ गया साहब। यहां पर एपिकोटाइल का इलोंगेशन ज्यादा हो रहा है, हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन कम हो रहा है। रेडिकल ने रूट को बनाना स्टार्ट कर दिया साहब। अब आप देखिए यहाँ पे एपिकोटाइल का इलोंगेशन ज्यादा चल रहा है, हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन कम हो रहा है। हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन यदि ज्यादा होता तो सीड बाहर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन कम होने की वजह से सीड सोइल के बाहर नहीं आ पाता है। यहाँ पे एपिकोटाइल का इलोंगेशन ज्यादा है। तो याद रहे, हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल का इलोंगेशन ज्यादा होता है, एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन ज्यादा होता है। अब अलग टाइप की जर्मिनेशन पे आ रहे हैं। विविपेरस जर्मिनेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज विविपेरी। राइजोफोरा में हमें देखने को मिलता है विविपेरस जर्मिनेशन। राइजोफोरा का प्लांट एक मैंग्रोव प्लांट है। आप जानते हैं ये प्लांट स्वैम्पी मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं। जहाँ स्वैम्पी मार्शी एरिया होता है वहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, बीओडी लेवल हाई होता है। अब सब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, रूट्स को सफिशिएंट अमाउंट में जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो रूट्स नेगेटिवली जियोट्रोपिक ग्रोथ करते हुए बाहर आ जाती हैं। इन रूट्स को कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स हैं। दीज आर रेस्पिरेटरी रूट्स, इनका फंक्शन है रेस्पिरेशन करना। आप ये भी जानते हैं फार्मर्स या किसान लोग खेतों में सीड बोने के पहले, फील्ड में सीड सो करने के पहले हल चलाते हैं, प्लगिंग करते हैं। हल क्यों चलाया जाता है? ताकि सोइल पोरस हो जाए, सोइल में पोर क्रिएट हो जाएं, उन पोर में एयर एंटर कर जाए और वही एयर एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन सीड काम लेगा साहब। फार्मर्स बहुत डीप में सीड को नहीं बोते हैं, मैक्सिमम डेप्थ रखी जाती है 5 to 7 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा डीप में सीड चला गया तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। इट मीन्स सीड के जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन मीन्स एयर एसेंशियल होती है। अब सब यहाँ पे नीचे सोइल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। अपर साइड में फ्रूट लगा हुआ है, यदि फ्रूट नीचे गिरेगा तो क्या सीड का जर्मिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। प्लांट में एडेप्टेशन हो गया, प्लांट में लगे लगे ही सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। देख पा रहे हैं आप? जर्मिनेट होने के बाद ये नीचे गिरेगा तो नया प्लांट डेवलप कर लेगा। तो सब प्लांट में लगे लगे ही सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए तो इसे कह दिया जाता है विविपेरस जर्मिनेशन है। मदर प्लेस पर जर्मिनेशन चल रहा है, जहां पर सीड बना था उसी प्लेस पर जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया तो बोलेंगे इन सीटू जर्मिनेशन है, मदर प्लेस पर जर्मिनेशन चल रहा है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैंग्रोव प्लांट्स में न्यूमेटोफोर्स
एंड विविपेरी होने का रीजन क्या है, तो आपका आंसर जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होती तो न्यूमेटोफोर भी डेवलप नहीं होते। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होती तो इस तरह का जर्मिनेशन भी हमें देखने को नहीं मिलता। अब मुझे बताएं, क्या मैंग्रोव प्लांट के सीड को स्टोर करना पॉसिबल है? जैसे हमारे घर में गेहूं वगैरह आता है, हम स्टोर करते नहीं करते, बोरी भर कर देते हैं। इसे स्टोर करना पॉसिबल है क्या? नो, इसे स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंग्रोव प्लांट के सीड में डोरमेंसी एब्सेंट है। किसी सीड में यदि डोरमेंसी होती है तो ही उस सीड को हम स्टोर कर पाते हैं। डोरमेंसी का होना स्टोरेज के लिए एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। हमारे घर में जब भी सीड आते हैं तो हम क्या करते हैं, सीड को पहले छतों पर सुखाते हैं। छतों पर सुखा रहे, इट मीन्स उसका वाटर लेवल कम हो रहा है, मीन्स डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो याद रहे, सीड को स्टोर करने से पहले उसे डिहाइड्रेट किया जाता है। और डोरमेंसी तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक पॉइंट एनसीईआरटी का है, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी आर क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड्स। क्रूशियल मतलब असेंशियल। डिहाइड्रेशन, डोरमेंसी आर क्रूशियल मीन्स असेंशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड्स। यदि आपने नया नया गीला गेहूं स्टोर कर लिया, फंगस लग जाएगी, सड़ जाएगा। इसलिए पहले गेहूं को डिहाइड्रेट किया जाता है। तो सीड को स्टोर करने से पहले उसे डिहाइड्रेट किया जाता है, ड्राई किया जाता है, और ड्राई होने के बाद उसे स्टोर किया जाता है। तो यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन के बारे में। फर्स्ट फैक्टर, मॉइस्चर और वाटर। हमारे घर में जो सीड आते हैं, सफ़ेद चना, काला चना वगैरह आता है, उनमें मॉइस्चर का अमाउंट होता है 10 to 15%। लेकिन सीड जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है 75 to 90% वाटर या मॉइस्चर। क्यों रिक्वायर्ड होता है साहब? पहली बात, हार्ड सीड कोड को सॉफ्ट करना है, तो सीड कोड को सॉफ्ट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब सीड में वाटर कहाँ से एंटर करता है? सीड में वाटर एंटर करता है सीड के माइक्रोपाइल के थ्रू, और सीड कोड खुद भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सीड कोड पैक्टिक सब्सटेंस का बना होता है, तो सीड कोड के थ्रू भी वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, और माइक्रोपाइल के थ्रू भी वाटर एंटर करता है। सीड में जितने भी एंजाइम्स होते हैं, वो सारे एंजाइम्स वाटर की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं। अब सब एंजाइम का एक्टिवेशन कराना है तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी साहब। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए जर्मिनेशन के लिए। क्यों चाहिए साहब? ऑक्सीजन होगी तो रेस्पायरेशन होगा, रेस्पायरेशन होगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एटीपी जनरेट होगी, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो सेल डिवीजन होंगे, सेल डिवीजन के बाद इलोंगेशन भी होना, एनर्जी चाहिए साहब। सीड को जर्मिनेट होना है, प्लूमूल रेडिकल को बाहर निकालना है, तो सेल का डिवीजन भी करना है, सेल का इलोंगेशन भी करना है। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कब होगा? जब ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीडेशन करना है सब, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं, अभी हमने कहा सारे एंजाइम्स वाटर की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के एंजाइम को एक्टिवेट करना है तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रहे। टेम्परेचर, suitable temperature for seed germination is 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर सीड के सारे एंजाइम्स प्रॉपरली एक्टिवेट रहते हैं, प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री तक पहुंच जाए तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम्स का इनएक्टिवेशन हो जाता है लो टेम्परेचर पे ही। टेम्परेचर अबाउ 45 डिग्री पहुंच जाए तो एंजाइम्स का डीनेचुरेशन हो जाता है। इन दोनों कंडीशन में एंजाइम्स प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाएंगे, और एंजाइम वर्क नहीं करेंगे, एक्ट नहीं कर पाएंगे, तो सीड का जर्मिनेशन भी नहीं हो पाएगा। फूड और न्यूट्रिशन। अब सब प्लूमूल रेडिकल को बाहर निकल के आना है, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। वो कहाँ स्टोर देता है? डाइकोट सीड में स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है दोनों कॉटन के अंदर। मोनोकोट सीड के अंदर स्टोर्ड फूड कहाँ होता है? एंडोस्पर्म में होता है। आप जानते हैं मोस्टली मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, मोस्टली डाइकोट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म नहीं है डाइकोट के अंदर, तो स्टोर्ड फूड कहाँ है? कॉटन के अंदर प्रेजेंट होता है, और यही फूड जर्मिनेशन के टाइम यूज किया जाता है। लाइट, इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट बाद में होती है। जब प्लांट में शूट डेवलप हो जाता है, नई लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है, तो बाद में जाके लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। जर्मिनेशन के टाइम लाइट की रिक्वायरमेंट यूजुअली नहीं होती, ध्यान रहे। अब आते हैं सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर, स्पेशल पॉइंट्स पे।
फर्स्ट पॉइंट आप देखते हैं मॉड्यूल के अंदर, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट इज फाउंड इन एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो वाइट वाला पोर्शन हम खा रहे हैं उसमें फैट का हाईएस्ट अमाउंट हमें देखने को मिलता है। और आप ये भी जानते हैं वही पोर्शन आगे चल के गोले में कन्वर्ट हो जाता, नारियल के गोले में कन्वर्ट हो जाता है और उस गोले से, खोपरे से कोकोनट ऑयल निकाला जाता है। तो याद रहे, कोकोनट के एंडोस्पर्म के अंदर फैट का हाईएस्ट अमाउंट हमें देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, 125 meiotic divisions are required for the formation of एंजियोस्पर्मिक सीड। व्हीट हो, राइस हो, मेज हो, सोरगम हो, बार्ले हो, ग्राम हो, पी हो, बीन हो, आंसर सेम जाएगा 125। अभी आंसर कैसे आना है देखेंगे साहब। हमें 100 सीड फॉर्म करना है। 100 सीड्स फॉर्म करने के लिए हमें 100 एम्ब्रियोज फॉर्म करने होंगे और 100 एम्ब्रियोज फॉर्म करने के लिए 100 जाइगोट्स फॉर्म करने होंगे। 100 जाइगोट्स बनेंगे तो 100 एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा। 100 एम्ब्रियोज बनेंगे तो 100 सीड्स का फॉर्मेशन होगा साहब। अब 100 जाइगोट्स हमें फॉर्म करना है। 100 जाइगोट फॉर्म करने के लिए 100 एग सेल्स का फ्यूजन 100 मेल गैमेट से कराना पड़ेगा। ट्रू फर्टिलाइजेशन करवाने हम ध्यान रहे, सिनगेमी की बात की जा रही है। तो 100 एग सेल रिक्वायर्ड है, 100 मेल गैमेट्स रिक्वायर्ड हैं। 100 एग सेल के लिए हमें कितने एम्ब्रियो सेक रिक्वायर्ड होंगे? 100 एम्ब्रियो सेक रिक्वायर्ड होंगे। एक सिंगल एम्ब्रियो सेक में सिंगल एग सेल प्रेजेंट होता है, ध्यान करेंगे। तो 100 एम्ब्रियो सेक्स में 100 एग सेल प्रेजेंट होंगे। 100 एम्ब्रियो सेक फॉर्म करने के लिए कितने फंक्शनल मेगास्पोर रिक्वायर्ड होंगे? 100 फंक्शनल मेगास्पोर रिक्वायर्ड होंगे। आपने पढ़ा एक फंक्शनल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। तो 100 फंक्शनल मेगास्पोर से 100 एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा। 100 फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म करने के लिए कितनी एमएमसीज मेगास्पोर मदर सेल्स रिक्वायर्ड होंगी? 100 रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि आप जानते हैं एक एमएमसी में जब मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 मेगास्पोर डिजनरेट, ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल, दैट इज चेलेजल मेगास्पोर। हम यहाँ फंक्शनल मेगास्पोर की बात कर रहे हैं। 100 फंक्शनल मेगास्पोर चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए 100 मेगास्पोर मदर सेल। 100 मेगास्पोर मदर सेल में हमें कराने होंगे मियोसिस से, तो 100 सेल में 100 मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक फिगर तो हमारा 100 इस साइड में आया था, अब दूसरी साइड चल रहे हैं हम। 100 मेल गैमेट्स फॉर्म करने के लिए हमें 100 मेल गैमेट वो चाहिए जो एक सेल से फ्यूज कर सके। उसके लिए हमने लिए 100 पोलन ग्रेन से। आप जानते हैं पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो 100 पोलन ग्रेन्स में 200 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा? एक पोलन में 2 मेल गैमेट बन रहे हैं, 100 में कितने बनेंगे? 200 बनेंगे। 100 मेल गैमेट्स यहाँ पे, 100 मेल गैमेट्स यहाँ पे लिखे मैंने, देख रहे हैं आप? तो 100 पोलन ग्रेन्स में 200 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। 100 मेल गैमेट्स का फ्यूजन एक सेल से हुआ, रिमेनिंग 100 मेल गैमेट का फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस से हुआ। मीन्स 100 एंडोस्पर्म भी तो बनाने हैं हमें। डबल फर्टिलाइजेशन कराया है, पहले कराया हमने सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, बाद में कराया हमने ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन कराया है, देख पा रहे हैं आप? एंडोस्पर्म भी चाहिए साहब, न्यूट्रिशन चाहिए। 100 पोलन ग्रेन फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए 25 पोलन मदर सेल। आप जानते हैं एक पीएमसी में या एक एमएमसी में जब मियोसिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। 25 पीएमसी में पोलन मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो 100 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। 1 से 4 तो 25 से 100, तो 1 पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो 25 पीएमसी से 100 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो सब 25 पीएमसीज में हमें 25 मियोसिस कराने होंगे साहब। 25 मियोसिस, एक फिगर यहाँ पे है, देख पा रहे? एक फिगर इधर है, इधर 100 मियोसिस है, इधर 25 मियोसिस है। दोनों को ऐड किया, कितना आंसर आ गया? 125। हमने यही कहा है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स 125 meiotic divisions are required in wheat, rice, maize, capsula, gram, pea, bean। तो एंजियोस्पर्म के अंदर साइप्रेसी फैमिली को छोड़कर रिमेनिंग एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर 100 सीड फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए 125 मियोसिस। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा प्रोसेस करके देखा जाए, तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे आप, n+n/4। यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ सीड्स हैं। सीड का जो भी नंबर है 100, 100 + 100/4, आंसर आ गया 125। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
हाउ मैनी मियोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 फीमेल गैमेटोफाइट। 100 फीमेल गैमेटोफाइट मतलब 100 एम्ब्रोसेक, आंसर जाएगा 100 मियोसिस। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हाउ मैनी मियोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 मेल गैमेट्स। 200 मेल गैमेट फॉर्म करने के लिए कितने मियोसिस चाहिए? 50 आंसर नहीं जाएगा, 25 जाएगा। देख लीजिए आप, 25 मियोसिस लाए हमने, 100 पोलन ग्रेन फॉर्म किए हैं और 100 पोलन ग्रेन में हमने 200 मेल गैमेट्स बनाए हैं। मेरा क्वेश्चन था हाउ मैनी मेयोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 मेल गैमेट्स से। 200 पोलन ग्रेन नहीं कहा मैंने, 200 मेल गैमेट्स कहा है, तो आंसर जाएगा 25। तो ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएंगे तो आंसर दे देंगे। मॉड्यूल में पेज नंबर 138 पर थर्ड पॉइंट है 2 जनरेशंस एंड 3 टाइप ऑफ जीनोटाइपिक सेल्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक सीड। इस पॉइंट को समझना है। दो प्लांट आपके सामने, एक फीमेल एक मेल है। फीमेल प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल पी, मेल का है स्मॉल पी। अब साहब इन दोनों प्लांट को क्लोज कराया गया। एम्ब्रियो का जीनोटाइप क्या होगा साहब? एम्ब्रियो फॉर्म करने के लिए हमें जाइगोट फॉर्म करना होगा और जाइगोट फॉर्म करने के लिए एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन मेल गैमेट से कराना होगा। फीमेल गैमेट हमें फीमेल से लेना है, मेल गैमेट हमें मेल से लेना है। फीमेल गैमेट क्या होगा? कैपिटल पी। मेल गैमेट क्या होगा? स्मॉल पी। तो कैपिटल पी स्मॉल पी किसका जीनोटाइप है? एम्ब्रियो का जीनोटाइप है। ये क्वेश्चन मतलब ये तो हुआ एम्ब्रियो का। अब आते हैं एंडोस्पर्म का जीनोटाइप क्या होगा। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। आप जानते हैं एंडोस्पर्म फॉर्म करने के लिए हमने 2 पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन एक मेल गैमेट से कराया था। फीमेल से हमने लिए थे 2 पोलर न्यूक्लियाई और मेल से लिया था हमने एक मेल गैमेट। 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको यहाँ से लेने हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई कैपिटल पी एंड कैपिटल पी 2 हो गए और एक मेल गैमेट आपने यहाँ से लिया है स्मॉल पी। तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है। क्या जीनोटाइप है? कैपिटल पी स्मॉल पी। स्मॉल पी तो मेल गैमेट का है और कैपिटल पी 2 पोलर न्यूक्लियाई का है। क्लियर है यहाँ तक? सीड कोड का जीनोटाइप क्या होगा? सीड कोड का फॉर्मेशन इंटेग्यूमेंट से होता है। इंटेग्यूमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। जो जीनोटाइप इंटेग्यूमेंट का होता है वही जीनोटाइप सीड कोड का दिखाई देगा। आप यूँ कह सकते हैं जो जीनोटाइप फीमेल का है वही कार्पल का है, वही ओवरी का है, वही इंटेग्यूमेंट का है और वही सीड कोड का है। तो फीमेल लाइक जीनोटाइप आपको देखने को मिलेगा सीड कोड के अंदर, ध्यान रखें। तो सीड कोड को ओल्ड जनरेशन का माना जाता है क्योंकि मैटरनल जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सीड कोड। देख पा रहे आप, इट रिप्रेजेंट्स ओल्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन और न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो रिप्रेजेंट्स ए न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो हमने यही कहा कि एंजियोस्पर्मिक सीड में जीनोटाइप के कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। 3 टाइप्स देख रहे हैं आप। और कितनी जनरेशन है? 2 जनरेशन्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? मॉड्यूल की बात करने जा रहे हैं। मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है। इफ ए डिप्लॉइड फीमेल प्लांट इज क्लोज्ड विद टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट देन व्हाट विल बी प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे साहब? फीमेल प्लांट है डिप्लॉइड, इसके हमने गैमेट्स बनाए एन हैप्लॉइड गैमेट बने। मेल प्लांट है टेट्राप्लॉइड, गैमेट्स फॉर्म किए 2n। एंडोस्पर्म फॉर्म करने के लिए 2 पोलर न्यूक्लियाई हमें लेने हैं फीमेल से, 1 मेल गैमेट लेना है मेल से। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई लिए हमने फीमेल से, n एंड n 2 लिए। मेल से लिया मेल गैमेट 2n, तो आपका आंसर जाएगा 4n। मॉड्यूल में ही एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन सेम है। पूछा गया है व्हाट विल बी प्लॉइडी लेवल ऑफ सीड कोड। अब सीड कोड का निकालना है सामने। सीड कोड का प्लॉइडी लेवल वही फीमेल लाइक होगा, सेम, ध्यान रहे। जो जीनोटाइप फीमेल का होगा वही सेम कैसा होगा? सीड कोड का होगा। फीमेल 2n है तो सीड कोड भी 2n होगा, ध्यान रहे। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम्ब्रियो का जीनोटाइप क्या होगा साहब? एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? अब देखिए साहब, एम्ब्रियो फॉर्म करने के लिए एक फीमेल गैमेट हमें फीमेल से लेना है, एक मेल गैमेट मेल से लेना है। फीमेल गैमेट n, मेल गैमेट 2n, आंसर गया 3n। बात क्लियर यहाँ तक? मॉड्यूल के अंदर
एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 47 है। इन एन एंजियोस्पर्म इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म इज 30, एंजियोस्पर्म की बात, एंडोस्पर्म की बातें ध्यान करेंगे, देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूसिला से। आप जानते हैं एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लोइड, तो गिवन है यहाँ पे 3n इज इक्वल टू 30। और आप ये भी जानते हैं न्यूसिलस होता है डिप्लोइड, तो 2n है, डिप्लोइड है, आंसर आ जाएगा 20। 3n इज इक्वल टू 30, तो 2n इज इक्वल टू क्या होगा, 20 होगा आंसर। मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 44 है। इन द लीफ ऑफ कैप्सिला 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म। लीफ की बात है, हमने कहा था एंजियोस्पर्म में रूट स्टेम लीफ की कोई सी भी सेल हो प्रोडी लेवल 2n होगा, ध्यान रहे। लीफ की सेल है साहब, क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 46 है, गिवन है ये। एंडोस्पर्म का पूछा है, एंडोस्पर्म होगा ट्रिप्लोइड, तो 3n इज इक्वल टू आंसर आ गया 69। बात क्लियर है? एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड है, गिवन है 2n इज इक्वल टू 46 मीन्स n इज इक्वल टू 23, तो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 69। मॉड्यूल में ही एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 45 है। इफ 24 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूसिलस सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, देन हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। न्यूसिलस का प्लोइडी लेवल क्या होगा, 2n होगा, तो यहाँ पे गिवन क्या है, 2n इज इक्वल टू 24, ये गिवन है, न्यूसिलस की बात कर रहे हैं हम, ध्यान करेंगे। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, तो n इज इक्वल टू 12 होगा, नहीं होगा, n इज इक्वल टू 12। एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड है, 3n इज इक्वल टू 36 है। एम्ब्रियो डिप्लोइड है, 2n इज इक्वल टू 24। न्यूसिला डिप्लोइड है, 24 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड, क्रोमोसोम का नंबर 12। एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड, क्रोमोसोम नंबर 36 है। एम्ब्रियो डिप्लोइड, क्रोमोसोम नंबर 24। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 46 है। इन एंजियोस्पर्म हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 12, then how many chromosomes will be present in integuments and synergids से। हैप्लॉइड का 12 दे रखा है यहाँ पे, गिवन है n इज इक्वल टू 12, ये गिवन है। इंटेग्यूमेंट डिप्लॉइड है, सिनर्जिड हैप्लॉइड है, तो 2n इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 12। सिनर्जिड में क्रोमोसोम कितने होंगे, 12 होंगे, और इंटेग्यूमेंट में 24 होंगे। डिप्लॉइड इंटेग्यूमेंट ध्यान करेंगे, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो सोल्व कर लेंगे। हमेशा याद रहे एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉइड, रूट स्टेम लीफ की कोई सी भी सेल आ जाए, 2n याद रखना है, डिप्लॉइड याद रखना है। बात क्लियर है? लार्जेस्ट एंड हैवी सीड्स आर फाउंड इन लोडोशिया मालदीवी का पॉइंट याद करने का है। इस प्लांट को डबल कोकोनट भी कहा जाता है। स्मॉलेस्ट और माइन्यूट सीड्स आर फाउंड इन ऑर्किड्स, ऑर्किड में सीड डस्ट लाइक होते हैं, बहुत छोटे सीड हमें देखने को मिलते हैं। इनसाइड द मैच्योर सीड प्रोजेनाइटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज एम्ब्रियो। एक मैच्योर सीड आपके सामने है, उसमें सीड कोड भी है, एम्ब्रियो भी है, हो सकता है एंडोस्पर्म भी है। नेक्स्ट जनरेशन को कौन कंटिन्यू करेगा, एम्ब्रियो कंटिन्यू करेगा, ना कि सीड कोड कंटिन्यू करेगा, ना ही एंडोस्पर्म कंटिन्यू करेगा। तो नेक्स्ट प्लांट कौन बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो याद रहे एम्ब्रियो इज दी प्रोजेनाइटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इन दी मैच्योर सीड। अब एक प्लांट है ल्यूपाइन, साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ये प्लांट ग्रो करता है आर्कटिक टुंड्रा के अंदर। साइंटिस्ट को प्लांट का एक सीड मिला, उस सीड को साइंटिस्ट लैब में लेके आए तो पता चला वो सीड 10,000 ईयर्स ओल्ड था। साइंटिस्ट उसे जर्मिनेट करने की कोशिश की गई, सीड का जर्मिनेशन हो गया और सब ल्यूपाइन का प्लांट बन गया और प्लांट में फ्लावरिंग भी हो गई। तो याद रहे ल्यूपाइन प्लांट का सीड 10,000 ईयर्स तक डोरमेंट पड़ा रहा, उसके बाद सीड का जर्मिनेशन हुआ और प्लांट बन गया और फ्लावरिंग भी हो गई सब प्लांट के अंदर।
ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आता है डेट पाम का। इट्स साइंटिफिक नेम इज फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। साइंटिस्ट को डेट पाम का एक सीड डेड सी से एक खंडर सा महल था वहां से मिला सा। उस सीड को साइंटिस्ट लैब में लेके आए, सीड का जर्मिनेशन कराया। 2000 साल पुराना 2000 ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड था, सीड का जर्मिनेशन हो गया साहब और डेट पाम का प्लांट डेवलप हो गया। तो याद रहे डेट पाम में 2000 ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड था जिसका जर्मिनेशन पॉसिबल हो गया साहब। कहाँ मिला? किंग हेरोड का पैलेस था डेड सी के नियर, तो वहां से ये सीड मिला था। कस्कुटा एंड सेंटेलम प्लांट के सीड में कोटिलिडन्स एब्सेंट होते हैं, ध्यान रहे। थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स आर फाउंड इन ऑर्किड फ्रूट। अभी हमने डिस्कस किया स्मॉलेस्ट और माइन्यूट सीड्स आर फाउंड इन ऑर्किड। तो ऑर्किड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड प्रेजेंट होते हैं ऑर्किड के फ्रूट के अंदर। इसी तरह के टाइनी सीड्स हमें देखने को मिलते हैं ओरोबैंकी में, स्ट्राइगम है, और ये प्लांट्स क्या हैं? पैरासिटिक प्लांट्स हैं, ध्यान रहे। हम पोलन ग्रैंड की लेब के अंदर जर्मिनेशन की स्टडी करना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि लेब के अंदर पोलन ग्रैंड का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे? हमने ग्लास की स्लाइड को लिया, उस पर 10% शुगर सॉल्यूशन डाला और उसमें पोलन ग्रैंड डस्ट कर दिए, चाहे वो पी का हो, चिकपी का हो, विंका का हो, बाल्सम का हो, किसी प्लांट का हो। विद इन हाफ एन आवर पोलन ग्रैंड से पोलन ट्यूब बनती हुई दिखाई दे जाएगी हमें। तो याद रहे टू स्टडी पोलन जर्मिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड? आंसर जाएगा 10% शुगर सॉल्यूशन। टू टेस्ट वाइबिलिटी ऑफ सीड्स TTC सॉल्यूशन इज यूज्ड। कोई सीड हमें कहीं पर मिला है, हम टेस्ट करना चाह रहे हैं सीड वाइबल है या नॉन वाइबल है। वाइबल इट मीन्स उसमें लाइफ मौजूद है, उसका जर्मिनेशन हो सकता है। तो हमें टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? उस सीड को डिप करेंगे TTC के सॉल्यूशन में, 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हमने सीड को डिप कर दिया, सीड को बाहर निकाला। सीड का एम्ब्रियोनल एक्सिस यदि पिंक कलर का हो गया, इट मीन सीड वाइबल है, सीड का जर्मिनेशन हो सकता है, उससे नया प्लांट बन सकता है। यदि उसका एक्सिस पिंक कलर का नहीं हो पाया, इट मीन सीड नॉन वाइबल है, वो डेड हो चुका है, उससे कभी भी जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो टेस्ट करने के लिए क्या काम लिया हमने? TTC का सॉल्यूशन काम में लिया है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं? थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।